गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लेके आऊँगी जनरल नॉलेज पे। ठीक है, तो रीसेंट आपके एग्जाम्स में जो भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो आप बोलोगे मैम ये तो हम खुद भी देख सकते हैं, तो आपका इसमें क्या रोल है? ठीक है, तो इसमें मेरा रोल ये रहेगा कि जितने भी एमसीक्यूज हम कवर करेंगे ना, उनके जो ऑप्शंस होंगे, ठीक है, उनके जो ऑप्शंस अदर ऑप्शंस होंगे उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर उनमें कुछ रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम उनको भी उस तरीके से कवर करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि अगर उनमें से कभी फ्यूचर में क्वेश्चन बनता है तो आप उसको भी आसानी से कर पाओ। ओके, लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस हो गए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इनको अच्छे से टैकल करना है एग्जाम्स के लिए तो आपको इनको रोज़ पढ़ना पड़ेगा और रोज़ अपनी वोकेबलरी में ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ओवर द टाइम आपकी ये चीज़ें बिल्डअप होंगी और लास्ट में आपको इनका बर्डन नहीं लगेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि नवंबर 2021 में हुआ था। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं इस पर क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज Who among the following invented the galvanometer, an instrument that can detect and measure small amount of current in an electric circuit? ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने गैल्वेनोमीटर को इन्वेंट किया था? क्या वो राल्फ वेयर हैं, जॉन स्वेगर हैं, रॉबर्ट गोदर्ड हैं, गॉडर्ड हैं, ठीक है, आइगर साइकर स्काई हैं, तो कौन से हैं? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी। एक सेकेंड गाइस, ऑप्शन बी, दैट इज़ जॉन स्वेगर। ओके, अदर ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। राल्फ वेयर, ठीक है, राल्फ वेयर को क्या कहा जाता है गाइस? अगर आप गेमिंग खेलते होंगे तो आपको पता होगा, इनको बोला जाता है फादर ऑफ गेमिंग। ठीक है, तो फादर ऑफ गेमिंग किसको कहा जाता है? राल्फ वेयर को। ठीक है, अगर हम रॉबर्ट गॉडर्ड की बात करें तो ये किससे रिलेटेड हैं? इन्होंने वर्ल्ड का पहला, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट, एक सेकेंड गाइस, तो इन्होंने वर्ल्ड का पहला लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इन्वेंट किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। और आइगर साइकर स्काई किससे डील करते हैं? ये इन्होंने क्या किया था? बेसिकली इन्होंने पहला हेलीकॉप्टर, ठीक है, इन्होंने पहला हेलीकॉप्टर इन्वेंट किया था 1939 में। किसमें? 1939 में। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। राल्फ वेयर फादर ऑफ द गेमिंग, जॉन स्वेगर ने गैल्वेनोमीटर को इन्वेंट किया है, रॉबर्ट गोडर्ड ने पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाया है, और आइगर साइकर स्काई ने पहला हेलीकॉप्टर बनाया था 1939 में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करूँगी मैं, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो मैं आपको नीचे राइट डाउन कर दूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए उसमें रिवाइज करने में। ओके, तो आज आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना गैल्वेनोमीटर की पूरी जो डेफिनेशन वो ही दी हुई है। देखो, an instrument that can detect and measure small amount of current in an electric circuit। ठीक है, देखो अभी आपको पता होगा कि एमीटर होता है एक, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर होता है, दोनों ही करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, है ना। एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। अब आप बोलोगे मैम दोनों करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, तो डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस ये है इसमें, एमीटर क्या करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, सॉरी अगर गलत लिख दिया हो, मैग्नीट्यूड याद रखिए आप। और ये क्या करता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को भी मेज़र करता है। ठीक है, डायरेक्शन भी दिखाता है करंट की कौन सी साइड करंट चल रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है, ये डायरेक्शन भी दिखाता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाता है। प्लस एक और पॉइंट है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, एमीटर जो है ना वो लेस सेंसिटिव होता है देन
गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से ये कम सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इन द केस कि जो गैल्वेनोमीटर है ना वो इवन स्मॉल जो बहुत छोटी होती है करंट में अगर चेंज हो उसको भी वो मेज़र कर लेता है, मगर जो एमीमीटर है वो उससे कम सेंसिटिव होता है, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर उससे जल्दी अगर कोई छोटा सा चेंज भी आ रहा हो तो गैल्वेनोमीटर दिखा देगा एज़ कम्पेयर टू एमीमीटर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया और 3 ये वाले ऑप्शन हो गए और ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे ताकि ओवरऑल हम इसमें जो मास्टर कर सकें अपने आप को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन सितंबर 2020 विच बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ की बात हो रही है, हैड हिट चाइना अफेक्टिंग ओवर 3000 पीपल, ठीक है। अभी कई लोग सोचेंगे नहीं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ लिखी हुई है, कोरोना वायरस को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। कोरोना वायरस नहीं है, वो वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो चाइना को सितंबर 2020 में कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ ने वहाँ पे इफेक्ट किया था, ठीक है। देखो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर आपको पढ़ने से ही बनेंगे और रिवाइज करने से ही बनेंगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर। जो मैंने जो क्वेश्चन से एनालाइज़ किए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कॉमन सेंस वाले और जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना आपके सिलेबस में होता है, ठीक है। वो उसमें से भी आते हैं नो डाउट, मगर इसमें मुझे उनकी वेटेज ज़्यादा लगी, ठीक है। तो ये सच अगर आप न्यूज़ सुनते हैं या आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से पता चल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्या वो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ब्रूसेलोसिस है, प्लेग है या एंथ्रेक्स है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। अगर आपको पता हो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज फुट और माउथ डिजीज़ जो है वो कॉक्सकाई वायरस से होती है। किससे होती है? कॉक्सकाई वायरस से, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज़ होगी, ठीक है। पूछ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सी वायरल डिजीज़ है या इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो पूरे तरीके से लेके चलेंगे। फुट और माउथ डिजीज़ पहले ही एलिमिनेट हो गया, दैट इज़ कॉज्ड बाय द कॉक्सकाई वायरस, ठीक है। अब ब्रूसेलोसिस, ठीक है, ब्रूसेलोसिस ये है बैक्टीरियल डिजीज़ जिसने हिट किया था चाइना को और 3000 पीपल की तक वहाँ पे मतलब उनको अफेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अगर प्लेग की, ठीक है। तो प्लेग भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ ही है, ठीक है। प्लेग किससे होता है बेसिकली? तो ये एक यर्सिना पेस्टिस, ठीक है, ये एक माइक्रोब है। तो इससे क्या होता है? ये प्लेग होता है, यर्सिना पेस्टिस, ओके। सो बेसिकली ये रोडेंट से फैलता है, ठीक है। रोडेंट्स होते हैं ना, उनसे फैलता है ये प्लेग, ठीक है। एंथ्रेक्स भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियल बैसिलस एंथ्रेसिस से फैलता है, ठीक है। एंथ्रेसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये बैक्टीरियल डिजीज़ थी, ये वायरल डिजीज़ थी और इसका करेक्ट आंसर जो था वो ऑप्शन बी था। नेक्स्ट चलते हैं हम, ओके। विथ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज द मैपिलर रेबेलियन एसोसिएटेड, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम ये कवर करेंगे, तो इसमें से कौन सी स्टेट के साथ मैपिलर रेबेलियन एसोसिएटेड है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आ जाता है डी, केरला, ठीक है। तो 1921 में हुआ था आई थिंक ये रेबेलियन, ठीक है। अगर गलत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? ये करंट अफेयर से बनते हैं, ठीक है। स्टैटिक भी कहाँ से पूछा जाता है? करंट अफेयर से ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये जो है ये बॉडी अगर न्यूज़ में रही होगी तो उसके रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखो मेडल के बारे में यहाँ पे कुछ भी पूछा नहीं गया है, मगर यहाँ पे वो बॉडी पूछ ली गई है जो इसके साथ डील करती है, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा शूटिंग के साथ कौन सी बॉडी डील करती है, दैट इज़ ISSF, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। इसको तो आप कैंसिल कर सकते हो, मगर आप सी और डी में फंस जाओगे। मैंने तभी ये जो आपके ऑप्शन डाले हैं ताकि आप इसमें फंसो, ठीक है। तो क्या वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन होगी या इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होगी? क्या होगा इसमें से? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। ISSF,
एफ, ठीक है, ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। पहले स्पोर्ट्स मत करना, पहले शूटिंग है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ऐड ऑन करेंगे अपने से, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अगर ये पूछा तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है मुनिच, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में, मुनिच जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। अब आप बोलोगे मैम इतने हेडक्वार्टर्स होते हैं, हमसे नहीं लर्न होते, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम इसको स्किप कर देंगे। तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगी इसको लर्न करने की। देखो, शूटिंग हो रही है, ठीक है, मतलब कहीं पे गोलियाँ चल रही हैं, समझो आप इमेजिन करो कि कहीं पे गोलियाँ चल रही है, ठीक है, शूटिंग हो रही है, ठीक है। थोड़ा सुन लीजिए आप, लिखने में थोड़ा हो नहीं पा रहा इससे, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गंदा ही हो गए। शूटिंग हो रही है, मुझे घर जाना है, ठीक है। आप समझ लो आप कहीं गए हो तो वहाँ पे क्या होगा, गोलियाँ चलने शुरू हो गई, ठीक है। इमेजिन करो आप, गोलियाँ चलने शुरू हो गई, शूटिंग होने लगी वहाँ पे, तो आप बोलते हो नहीं यार यहाँ पे तो मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, ठीक है, तो मुझे घर जाना है, ठीक है। तो शूटिंग से हो गया आपका ISSF, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हो गया इसमें, ठीक है। मुझे से हो गया, मुझे से याद रखिए, मुझे से क्या हो गया, मुनिच हो गया, ठीक है। मुझे से क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। शूटिंग से क्या हो गया आपका ISSF, और मुझे से क्या हो गया, मुझे से हो गया मुनिच, और घर से क्या हो गया, जर्मनी, ठीक है। जी से जर्मनी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो शूटिंग हो रही है, आप बोलते हैं शूटिंग हो रही है, मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, तो मुनिच जर्मनी इसका हेडक्वार्टर हो गया। इस तरह से अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर आपको खुद से कोई ट्रिक आती है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली दफ़ा आइडिया जो पाकिस्तान का रखा था, क्या वो शौकत अली होगा, ठीक है, शौकत लिखा है, शौकत अली, आगा खान, मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा C, दैट इज़ मोहम्मद इकबाल। फिर आता है हमारा, वेयर इज़ द साक परमानेंट सेक्रेटेरिएट लोकेटेड। ओके, सो साक का बेसिकली हेडक्वार्टर पूछा हुआ है गाइस, ठीक है। तो साक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर आपने मेरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो देखी है IG कॉमर्स क्लासेस पे, तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक से लर्न कराया था ये साक का हेडक्वार्टर और उसका हेड, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, दैट इज़ शाक काट ले, शाक काट ले तो खून निकलता है, बोला था मैंने, खून निकलता है, ठीक है। तो शाक से हो गया साक, काट से हो गया काठमांडू, और खून से हो गया वैराकून, ठीक है। इसाला वैराकून इनके कौन हैं, हेड हैं, इसाला वैराकून, ठीक है, वो इनके हेड है। तो इस तरह से आपका लर्न हो गया ना ये सारा। शार्क काट ले तो खून निकलता है, ठीक है। शार्क एक फिश होती है, तो उसको अगर वो काट ले तो खून निकलता है, इसलिए काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ढाका भी दिया हुआ है, आपको याद है ढाका किसका हेडक्वार्टर है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे। तो ये हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का, ओके। तो ये किसका हेडक्वार्टर है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, ठीक है। तो अभी मुझे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो लिख के दिखाएंगे, ओके। ये भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो स्वदेशी, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, किस इवेंट के दौरान हुई थी। तो स्वदेशी बेसिकली क्या हो गया, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, शाम को गाड़ियों का शोर बहुत होता है, मुझे अभी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे कल कहीं जाना है, तो कल मैं नहीं कर पाऊँगी और परसों भी नहीं कर पाऊँगी। उसका रीज़न मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊँगी कि क्यों, ओके। सो
आज ही मुझे ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो थोड़ा साउंड का इशू रहेगा, प्लीज़ बियर विद इट। ओके, सो ड्यूरिंग विच कौन से इवेंट के दौरान ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? ठीक है, स्वदेशी बेसिकली उन्होंने बोला था कि हम अपने ही देश का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, ठीक है, जब वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके जो एंटी हो गए थे लोग, ठीक है, उस दौरान जो वो मूवमेंट्स ला रहे थे कि हम बंगाल का विभाजन ये सही नहीं किया है अंग्रेजों में, उस दौरान ये जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था, बता सकते हैं आप मुझे कब हुआ था? 1905 में हुआ था ना, 1905। अब डेट कौन सी है? आई थिंक 16 अक्टूबर है। अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, पर आई होप 16 अक्टूबर 1905 में जो पार्टीशन ऑफ द बंगाल हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये क्वेश्चन आपको आता ही है। ठीक है, इसको सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी डोगरी लैंग्वेज वाइडली स्पोकन? ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं और अगर बेसिकली आप जम्मू के हैं तो आपको डोगरी ना आती हो तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे को भी डोगरी आती है, आई एम प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज। सो कौन सा रीजन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड? ठीक है, तो NRSC का जो सेंटर है वो कहाँ पे है? बेसिकली हेड क्वार्टर पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में इनका क्या है, सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम चलेंगे। ठीक है, ये देखो, अगर आपको साइंस का कहीं भी ऑप्शन है ना तो ये देखो जी जीके के क्वेश्चन में ही मतलब जीके के पोर्शन में ही ये पूछा गया है। ठीक है, ये साइंस का पोर्शन नहीं उठाया हुआ मैंने, जीके के क्वेश्चन में, जीके के पोर्शन है जो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जीके के पोर्शन में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या हो रहा है यार, जीके के पोर्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें ये विटामिन जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको इनके साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या करना है, साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, विटामिन की जो डिजीज़ है उसके रिलेटेड वो पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। तो अब फाइलोक्विनिन जो है वो इसमें से किस विटामिन को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे विटामिन के करेक्ट हो जाएगा। अब बताएगा मुझे कोई विटामिन सी को क्या कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो मैं ही बता देती हूँ, दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड और बेसिकली ये सिट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं हमारे, ऑरेंज, लेमन जो हो गया, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या है? तो हम कलर चेंज करेंगे इसमें। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज़ कैल्सीफिरोल। क्या है? कैल्सीफिरोल। ठीक है, और विटामिन ए का जो है दैट इज़ रेटिनोल। ठीक है, ओके, तो जल्दी जल्दी हम ये भी देखेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है। ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके लिए जो विटामिन के है वो यूज़ होता है और वो क्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है गाइस? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। ठीक है, याद रखेंगे वन लाइनर में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं इससे। ठीक है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? सबको पता है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड द नोबेल प्राइज़? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नोबेल प्राइज़ कौन सी कंट्री अवार्ड करती है। देखिए एग्जामिनर का माइंड सेट आप देखिए। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जब हमने ISS पढ़ा तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि उसमें किसने मेडल जीता है। उन्होंने पूछा कि इसकी एब्रीविएशन क्या है, वो नेक्स्ट टाइम इसको हेड क्वार्टर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने नोबेल प्राइज़ नहीं पूछा। एग्जामिनर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करो आप मेरे साथ। नोबेल प्राइज़ कौन सी कंट्री देती है? तो स्वीडन। ठीक है, तो यहाँ तक जो एग्जामिनर का दिमाग पहुँच रहा है तो हम लेके चलेंगे। अब स्वीडन की जो कैपिटल है दैट इज़ स्टॉकहोल्म। ठीक है, तो स्वीडन कंट्री जो है वो नोबेल प्राइज़ को क्या करती है? अवार्ड करती है। ठीक है, अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ दिया कब गया था पहली बार, तो 1901 में। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है। ठीक है, तो 1901 में। सो अभी हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, 5 फील्ड्स में दिया जाता है, दैट इज़ फिज़िक्स,
केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर में और पीस में। ओके, सो ये जो चारों प्राइज़ है ना, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये स्वीडन ही प्रोवाइड करता है। ओके, मगर जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे प्रोवाइड करता है, कि नॉर्वे कंट्री प्रोवाइड करती है। ओके, सो आपको पता है यंगेस्ट जो फीमेल जिनको एट द एज ऑफ 17 जिनको पीस प्राइज़ किया मिला था, नोबेल पीस प्राइज़, तो कौन थी वो? मलाला यूसुफज़ई। ठीक है, तो अभी 12 जुलाई को, ठीक है, इंटरनेशनल मलाला डे भी सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, उनके ही जन्मदिन पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, सो ग्रेट लेडी हैं ये, पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट हैं। पढ़ेंगे इनके बारे में अगर आप, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और एक इंस्पिरेशन आएगी अंदर से दुनिया के लिए कुछ करने की। सो वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन। ठीक है, तो हेड क्वार्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन है टॉपिक कोई, तो हेड क्वार्टर तो आपको सभी लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन वो कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज़ लोकेटेड इन द हॉग, नीदरलैंड में। ओके, सो अभी यहाँ पे और भी कुछ हेड क्वार्टर दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क USA, ब्रसल्स बेल्जियम, पेरिस फ्रांस। तो आपको पता है ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर हैं? देखिए यहाँ पे या ऐसे बात करें तो यहाँ पे और भी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको एक एक बताऊँगी ताकि आप बर्डन ना फील करो। ओके, जब नेक्स्ट टाइम ये हमारे ऑप्शंस में आएंगे तो हम दूसरे जो हेड क्वार्टर है वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक ही याद रखिए, दैट इज़ OPCW का कहाँ पे है? हॉग नीदरलैंड में है। न्यूयॉर्क USA में किसका हेड क्वार्टर है? दैट इज़ UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। ब्रसल्स बेल्जियम में, सो ब्रसल्स बेल्जियम में किसका हेड क्वार्टर है? दैट इज़ नाटो का, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। और पेरिस फ्रांस में किसका है? यूनेस्को का। ओके, सो ये हमने कुछ हेड क्वार्टर कर लिए हैं, आई होप आपको लर्न हुए होंगे। हॉग नीदरलैंड में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन। न्यूयॉर्क USA में किसका है? UNDP का है। ब्रसल्स बेल्जियम में किसका है? नाटो का है। और पेरिस फ्रांस में किसका है? दैट इज़ यूनेस्को का है। ओके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नोन एज गंगा ऑफ द साउथ और दक्षिण गंगा। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? सबको ही पता है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेसिकली, और एक कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है दैट इज़ P गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च द मास्क वेरिफिकेशन फीचर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने मास्क वेरिफिकेशन फीचर को लॉन्च किया है इंडिया में? ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, मान लो ये आप हो, ठीक है, गुस्सा नहीं होना, चलो मैं ही मान लेती हूँ, और ये मेरा कोई दोस्त है। ठीक है, तो हम दोनों जा रहे कहीं पे, और इसने क्या किया? मास्क लगाया मगर पूरा माउथ जो है, मुंह है, वो कवर नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ उनको कि मास्क ऊपर करो। क्या बोलती हूँ कि मास्क ऊपर करो, अच्छे से लगाओ। ठीक है, तो मास्क ऊपर करो मतलब मास्क ऊबर। ठीक है, मास्क ऊपर मतलब मास्क ऊबर। ठीक है, तो ये वाली कंपनी है, इन्होंने मास्क वेरिफिकेशन फीचर लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है? आपका करंट अफेयर से बनता है। देखो आप कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये किसकी बुक है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है कपिल देव। ठीक है, मानो ये कपिल देव हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं और इनको एक बॉल आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये करते हैं, बॉल को हिट करते हैं स्ट्रेट। ठीक है, बॉल हिट करते हैं, स्ट्रेट हिट करते हैं। तो कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ओके, सो वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश। तो इंडिया का पहला, ठीक है, जो पहला है तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश है? सो ये है तारापुर में। कहाँ पे है? न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का पहला तारापुर में है, तारापुर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट डज द टर्म कोरोना, एक सेकेंड, कोरोना इन द कोरोना वायरस मीन। ठीक है, कोरोना का क्या मतलब है? क्या वो फायर है, बैच है, क्राउन है या सन है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है क्राउन। ठीक है, क्राउन है कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस में कोरोना का मतलब क्राउन है। सो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम।
हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी? क्या वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, अल्फ्रेड वेगनार ने की थी, सिगमंड फ्रॉयड ने की थी, या ऑटो कहन ने की थी? ठीक है, तो गलत प्रोनाउंस किया हो तो सॉरी पहले से ही। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है, अल्फ्रेड वेगनार। ओके, सो आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉयड, इनको हम जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी कुछ किया होगा। तो इन्होंने की थी, इन्वेंट की थी टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस। तो बेसिकली जो मेंटल हेल्थ है उसके रिलेटेड कुछ इन्होंने इन्वेंशन की थी, उस टेक्निक को डेवलप किया था। अब ऑटो कहन, यार इनका कहन तो नहीं है कहीं। ठीक है, मैं इसको चेक करूँगी एक बार। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? बेसिकली ये फादर हैं, क्या है? फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। ऑल्सो इनको बोला जाता है गॉड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जो न्यूक्लियर फिजन यूरेनियम और थोरियम की हम कराते हैं ना, तो उसका भी इनको क्या कहा जाता है? गॉड फादर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19। हु प्रिवेल्ड इन द 1977 इलेक्शंस एंड एंडेड द इमरजेंसी रूल ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, आपको पता ही होगा इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी रूल लगाया था। ठीक है, तो उनके रूल को किसने एंड किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे सी, मोरारजी देसाई करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से बना हुआ है। ओके, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से कर लिए तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ से, इसमें कोई शक नहीं है। द रीने वाटरवे रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैविली यूज्ड वाटरवे, ये कौन सी कंट्री को कनेक्ट करती है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नीदरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। ओके, करेक्ट। ओके, सो अभी आपके लिए है एक्स्ट्रा बोनस स्लाइड। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आप दिमाग लगाओ क्या पढ़ोगे? सो हम इसमें पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। देखिए गाइस, मैंने ये क्यों इंक्लूड किया है? मैं ऐसे ही आपको कुछ नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके एग्जामिनेशन जो एनालाइज़ किए ना, वहाँ पे मैंने देखा है कि जो भी रिसेंटली जो न्यूज़ में रहे हैं, जो भी न्यूली अपॉइंटमेंट्स हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, इवन कि उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो अभी रिसेंटली हुई हैं, तो आपको इनको लर्न करना है। आप पता क्या कीजिए, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट दिखता है ना, वो आप क्या कीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए और सुबह उठते ही उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, सुबह उठते ही आप उसको 3-4 दिन रिवाइज़ कीजिए, थोड़ा रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, चाहे आप एक दिन में 2 लर्न करो, फिर अगले दिन में उन 2 के साथ। ठीक है, जो अगले वाले नेक्स्ट 2 करोगे ना आप लर्न, उनके साथ पिछले वाले 2 को भी रिवाइज़ करना है। फिर नेक्स्ट दिन आप और 2 करोगे लर्न, है ना, 2 ठीक है, नेक्स्ट नए 2 लर्न करोगे, मगर पीछे वाले भी रिवाइज़ करने। तो इस तरह से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठेंगी और आपको लर्न हो जाएंगी। ओके, ट्राई कीजिएगा एक बार। ओके, सो कंट्री फिलीपींस आ जाते हैं। इनके नए प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं, दैट इज़ फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। कौन से है? फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए ज़रा, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, आप कोई बोलेंगे मैम ये थोड़ी पूछा जाता है, भाई आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे जैसे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको दिखाऊंगी वहाँ पे, तो आपको ये लेके चलना है। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। सोमालिया, ठीक है, सोमालिया भी न्यूज़ में रहा था, और इनके जो है जो प्रेसिडेंट हैं वो हसन शेख मोहम्मद और हमज़ा अब्दी बारे। ठीक है, ये भी न्यूली इलेक्ट हुए हैं। कोलंबिया के प्रेसिडेंट नए जो अपॉइंट हुए हैं, दैट इज़ गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, गुस्तावो पेट्रो, कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, याद रखेंगे। अल्बानिया के बजराम बेगज। ठीक है, अल्बानिया के क्या है? बजराम बेगज है। ओके, और इस तिमोर के हैं जोस रमोस होर्टा। क्या है? जोस रमोस होर्टा। देखो कैसा नाम, जोस रमोस होर्टा, ये ईस्ट तिमोर के है, ईस्ट तिमोर के जोस रमोस होर्टा है। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो एंथनी अल्बनीज़। ठीक है, आप यहाँ से आप रख सकते हैं याद कि ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एंथनी। ठीक है, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एंथनी अल्बनीज़। ओके, सो फ्रांस की जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनी हैं अभी, एलिज़ाबेथ बोर्न। कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है फ्रांस की। ठीक है, सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस इज़ एलिज़ाबेथ बोर्न। रखिए याद मेरे साथ, एलिज़ाबेथ बोर्न। सो नेक्स्ट आता है हमारा हंगरी की एक जो
प्रेसिडेंट अभी नियुक्त की गई हैं, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है हंगरी की, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो पहली हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो हंगरी की जो पहली फीमेल जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है दैट इज़ कैटलिन नोवाक। ठीक है। अब यहाँ इसको कैसे ट्रिक में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली है, ठीक है। तो हंगरी, ठीक है, हंगरी है कैट, ठीक है, हंगरी है कैट, मतलब इसको आप कैट समझ लीजिए, ठीक है। तो हंगरी है कैट, कौन हंगरी है, कैट हंगरी है। तो कैटलिन नोवाक इनकी हंगरी की प्रेसिडेंट होगी, ठीक है। इजराइल के यार लैपिड इनके नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। इजराइल की कौन है नए प्राइम मिनिस्टर, यार लैपिड है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको, ठीक है। दैट इज़ फिलीपींस के फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, सोमालिया के प्रेसिडेंट हैं हसन शेख मोहम्मद और हमज़ा अब्दी बारे। हसन शेख मोहम्मद, हमज़ा अब्दी बारे, ठीक है। दोनों में क्या है, 3-3 लेटर्स हैं, ठीक है, 3-3 है। कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो, अल्बानिया के बेजराम बेगज, ईस्ट तिमोर के जोस रेमोस होर्टा, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, फ्रांस के एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है, ये फीमेल है, याद रखिए फीमेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हंगरी की कैटलीन नोवाक एंड इजराइल की यार लैपिड। ओके, सो ख़त्म हो गया आपका ये वीडियो। ओके, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ या नहीं। ओके, सो यहाँ पे एक आपके लिए मोटिवेशन कोट है दैट इज स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट फॉर परफेक्शन, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा प्रोग्रेस आपको करता रहना है, ये नहीं सोचना है कि एक ही दिन में हम परफेक्शन पा लेंगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है और हमने क्या करना है, अपना बेस्ट देते रहना है और हमेशा प्रोग्रेस करते रहना है, ठीक है। छोटा सा कोटेशन है, समझेगी इस बात को, हमेशा प्रोग्रेस करते रहना है, ठीक है। किस तरह से करना है, छोटा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। दूसरों के मोटिवेशन पे डिपेंड मत होइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। किस तरह से करेंगे मोटिवेट, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी जो कमेंट्स हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं, ओके, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर ला सकूं, ठीक है। सो आज चैनल का जो है 1 ईयर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो तभी मैंने आपके लिए एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। जो भी मेरे जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, उनको बहुत थैंक यू, ठीक है। तो अगर मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है और आगे भी मैं करती रहूँगी। और साथ में मैं आपको बताऊँ, आपको ना ही मुझे कभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ना ही फेसबुक पे फॉलो करना है, ना ही कहीं और फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ या कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बिकॉज इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं करोगे बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, सीखोगे पता नहीं मुझे कुछ वहाँ से या नहीं, मगर वहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करके आ जाओगे, ठीक है। तो मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे लर्नर्स का फालतू में टाइम वेस्ट हो। ओ माय गॉड, इंस्टाग्राम ये तो बिल्कुल टाइम खा जाता है गाइस, ठीक है, इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ इसको, ठीक है। तो फेसबुक भी, वहाँ पे कोई काम नहीं है आपका, ठीक है। जो भी पढ़ना है आप मटेरियल ले सकते हो, टेलीग्राम से वीडियोस देख सकते हो, बाकी आपको कुछ नहीं करना, ओके। सो बाकी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।